जी, आप लोगों के साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है। क्या आप लोग इसको देख पा रहे हैं? जी सर, हो रही ये है। सर नजर आ रही है। जी, अब आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 है स्पोर्ट्स रिसर्च का, ठीक है। अपने माइक आप लोग ऑफ कर लें। और चैप्टर नंबर जो 6 है, ये लिटिल बिट पीपीएससी के लिहाज से अहम है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने एज इट इज याद करनी है, ठीक है। इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तमाम चीजें जो है आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा जी, और दूसरा ये है कि मेरे पास लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है, और बैटरी लो है। तो बस दुआ करें कि हम लोग आज सेशन को कंप्लीट कर लें। तो जल्दी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको रहने दें। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब आप लोग किसी भी जो रिसर्च जो है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप जब अपनी अप्रोच देखते हैं तो अप्रोच जो है वो आप लोगों को उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी रिसर्च टॉपिक लेते हैं या रिसर्च जो है उसको करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सब्जेक्ट जो है वो फर्ज करें फिजिकल एजुकेशन है, आप केमिस्ट्री की रिसर्च करना शुरू कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा आपको अपने डिसिप्लिन की जो है अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। और कौन सी फील्ड में आप लोग अपनी फील्ड ही अगर आप लें तो उसमें कौन सी फील्ड आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपनी फील्ड में एक सब फील्ड है उसमें आप जो है वो आपकी कैपेबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है, आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, तो आप वो वाली फील्ड चूज करेंगे रिसर्च में जो आपको सबसे बेस्ट लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट लेवल ठीक है। और इस तरह जो है हमारा थ्योरेटिकल काम जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो मसलन उसने एक एग्जांपल दिया, फर्ज करें सोशियोलॉजी को आप लोग ले लेते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है ये डिसिप्लिन है, ठीक है, और उसमें अगर आप फील्ड देखें तो सोशलाइजेशन इनटू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में सोशियोलॉजी का जो ताल्लुक है उसको अगर आप लोग देखें तो इस तरह जो है वो एक थ्योरी है डॉनले एंड यंग्स की 1988 की, मॉडल ऑफ ग्रुप सोशलाइजेशन, ठीक है। ये पहले से उसने इस पे काम किया हुआ है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की है कि आप पहले आपके पास डिसिप्लिन होगा आपका, ठीक है। डिसिप्लिन आपका फर्ज करे स्पोर्ट्स है या फिजिकल एजुकेशन है, और फील्ड उसमें आप चूज करेंगे, ठीक है। वो उसकी सब फील्ड होगी जो रिलेट करेगी किसी चीज के साथ। इस तरह आप जो है कोई भी थ्योरी जो है उसको बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। और सेम इसी तरह अगर आप थेरीज को देखें तो डिसिप्लिन साइकोलॉजी है, ठीक है, और उसकी फील्ड अगर हम लोग देखें, हम मसलन आप देखें हम लोगों ने स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो जो स्पोर्ट्स साइंसेज है उसके अंदर ये शामिल है। उससे आप लोगों को शायद उतनी समझ ना आए, लेकिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम लोग पढ़ भी चुके हैं और हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। अगर हम डिसिप्लिन देखें तो हमारे पास साइकोलॉजी है, ठीक है, और फील्ड क्या है, फील्ड हम वहाँ पे कौन सी चूज करेंगे जब हम इसको रिसर्च करेंगे, तो क्राउड इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस, कि क्राउड का जो इफेक्ट है वो परफॉर्मेंस के ऊपर कितना है। मसलन अगर आपको पता है होम क्राउड और होम ग्राउंड जो होता है उसका साइकोलॉजिकली फायदा होता है टीम्स को, ठीक है। इसके अलावा तो ग्राउंड होता है, पिच होती है, वैसे ही सारा कुछ होता है। तो इस तरह आपने एक सब उसकी जो फील्ड चूज करनी है, ठीक है, वो बड़ी आपने समझ से करनी है ताकि हमारी जो थ्योरी है वो फैसिलिटेट हो सके, ठीक है, और उसको सही तरह से समझा जा सके, ठीक है। जब आप इसमें जैसा कि यहाँ जैंकोश ने 1965 में थ्योरी दी है सोशल फैसिलिटेशन, ठीक है। इसको अगर आप लोग देखें तो इसको अगर अप्लाई करें आम लाइफ में प्रैक्टिकली देखें तो क्राउड इफेक्ट ऑन हॉकी मैचेस उसने किया हुआ है अपनी रिसर्च के अंदर, ठीक है, क्योंकि 1965 में हॉकी अपने अरूज पे थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो हॉकी के मैचेस होते हैं उसमें क्राउड जो है उसका कितना अमल दखल होता है किसी भी टीम की हार या जीत में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आपने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है अपना, एक जब आप रिसर्च करने जाते हैं, ठीक है, तो आप टॉपिक भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सारा कुछ करने के बाद आप लोग जो है वो जब आप लोगों ने एक अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको जिन चीजों का पता होना चाहिए उसमें आइडेंटिफाइंग द रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स, आपकी रिसर्च के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स एंड थेरीज यूज होनी है, ठीक है, जहाँ आप किसी का जो है वो रेफरेंस देंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। डिफाइनिंग दोज कॉन्सेप्ट्स, और उन कॉन्सेप्ट्स को आप जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, फर्ज करें आप एक लाइन लिख रहे हैं उसमें आप किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया तो हम उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑपरेशनलाइजिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स को डीपली आप लोग स्टडी करेंगे कि इनका जो है वो मकसद क्या है। एंड आइडेंटिफाइंग एनी मॉडरेटिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल, अगर उसमें कोई वेरिएबल्स है, मॉडरेट वेरिएबल है, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो आगे वेरिएबल्स के हम टाइप्स पढ़ेंगे।
तो सारे वेरिएबल्स का भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ठीक है। एंड आइडेंटिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दो वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान जो है वो रिलेशन क्या है। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं जी, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं। जब हम चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं, ये पीपीएससी के लिहाज से थोड़ा सा है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा सा इसको फोकस करना है। जब हम चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं अपनी रिसर्च के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास 4 स्केल हैं। ये आपकी फिंगरप्रिंट पे होने चाहिए ताकि आप लोग को आगे अप्लाई कर सकें आप इनको। तो जो 4 स्केल्स हैं उनमें सबसे जो पहला स्केल है वो नॉमिनल स्केल है, सेकंड नंबर पे ऑर्डिनल स्केल है, ठीक है, और इसी तरह इंटरवल स्केल है, और इंटरवल के बाद रेशो स्केल जो है वो हमारा लास्ट स्केल है। तो इनको वन बाय वन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नॉमिनल स्केल जो है ग्रुप सब्जेक्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल ग्रुपिंग फुटबॉल प्लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द टीम दे प्ले फॉर, ठीक है। अब नॉमिनल स्केल्स क्या है, आपने नॉमिनेट करना है। नॉमिनल मीन नॉमिनेट करना है। नॉमिनेट किस तरह करना है, जैसे पीएसएल के अभी मैचेस हुए हैं, ठीक है, उसमें टीम्स थी कितनी, लाहौर कलंदर है, मुल्तान सुल्तान थी, ठीक है, इस तरह 6 टीम्स थी जिनमें प्लेयर्स तो सारे पाकिस्तान के थे, लेकिन आपने जब एक स्केल बनाया उसमें आपने नॉमिनेट कर दिया कि फलां प्लेयर जो है फलां टीम का प्लेयर है, ठीक है। तो इस तरह फुटबॉल की जो टीम्स है, जिस तरह पाकिस्तान की टीम है, जर्मनी की टीम है, ठीक है, इस तरह ये वाला जो स्केल है इसको नॉमिनल स्केल बोलते हैं, जिसमें आप जो है वो कैटेगरीज बना देते हैं, ठीक है, या नेम उनको अलॉट कर देते हैं, ठीक है, और फिर उन नेम्स में जो है वो सारे प्लेयर्स जो है वो उस नेम से सारे उसके अंदर खेलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है। अब रिसर्च में ये किस तरह होगा, रिसर्च में ये है कि हम लोग फर्ज करें कोई सैंपलिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, सैंपलिंग हमने देखा कि 200 आदमी जो है उनकी हाइट हम ले रहे हैं 6 फुट, ठीक है, 100 आदमी ऐसा है जिनकी 5.5 फीट हाइट है, ठीक है, और 5.8 वाले कुछ 100 से 200 हैं, ठीक है। तो हम इस तरह उनके जो है वो, अब नॉमिनल स्केल हमारा क्या होगा, उनकी हाइट होगी, ठीक है, हाइट वाइज उनको हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये एक एग्जांपल है नॉमिनल स्केल की। इस तरह ऑर्डिनल स्केल है, आपने ऑर्डर्स में खड़ा करना है। ऑर्डर्स में किस तरह खड़ा करना है, रैंकिंग में खड़ा करना है, जिस तरह ओलंपिक्स के अंदर या एथलेटिक्स के इवेंट के अंदर या किसी भी इवेंट के अंदर टीम आप देखते हैं कि पहली पोजीशन पे कौन है, दूसरी पे कौन है, तीसरी पोजीशन पे कौन है, ठीक है। तो जब आप इस तरह चीजों को रिसर्च के अंदर स्केल वाइज उनको ऑर्डिनल रैंक वाइज उनको आप ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो ये ऑर्डिनल स्केल के अंदर आती है, ठीक है। और प्लेसमेंट ऑन अ स्क्वाश लैडर, द पर्सन ऑन टॉप हैज परफॉर्म बेटर देन द पर्सन सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह आपने उनको कैटेगराइज कर देना है कि आपने 1 2 3 इस तरह आप लोग उनको 4 5 यानी पोजीशन वाइज जब आप किसी रिसर्च के अंदर जितनी भी आपके पास चीजें हैं कि उनको आप करेंगे तो वो ऑर्डिनल स्केल के अंदर आएंगी। इस तरह इंटरवल स्केल है, क्या है, इंटरवल। इनको मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रह जाए। अगर मैं नॉमिनल स्केल है पहले हम लोगों ने पढ़ा, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ऑर्डिनल स्केल है, इसको हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, इसको आप लोग हाईलाइट हम कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम लोग आ जाए इंटरवल स्केल की तरफ आ जाए तो हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं हाईलाइट ताकि समझने में हमें आसानी रहे, याद करने में आसानी रहे, ठीक है। इंटरवल स्केल क्या है, इसमें यह है कि आप लोगों ने देखना है कि एक प्लेयर जो है जब 100 मीटर रेस होती है तो हम देखते हैं कि 100 मीटर एक प्लेयर ने 9.59 में किया है, एक प्लेयर ने जो है 9.84 में किया है, एक प्लेयर है जिसमें 10 सेकंड्स में किया है, ठीक है, एक है 10.50 सेकंड्स में किया है, ठीक है। तो जब आप इन इंटरवल्स के लिहाज से जो है वो प्लेयर्स को तरतीब देते हैं, ठीक है, तो वो फिर इसको हम इंटरवल स्केल में ले आते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जिम्नास्टिक स्कोरिंग होती है, ठीक है, उसमें आप लोग देखते हैं कि एक प्लेयर है उसको आपने 10 पॉइंट दिए हैं, यानी कैटेगराइज आपने कर लिया 8 पॉइंट, 9 पॉइंट और 10 पॉइंट, ठीक है। हर स्किल जो है जिम्नास्टिक के अंदर उसको आप लोगों ने 10 पॉइंट टोटल दिए हैं, ठीक है, और उसमें से जितने वो ले रहा है, ठीक है, प्लेयर, ठीक है, तो वो इस तरह एक इंटरवल आता जाएगा और उस इंटरवल की बेसिस पे जो है वो आप चीजों को मैनेज करते जाएंगे। उसके बाद है जी हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारा है रेशो स्केल, ठीक है। और जो रेशो स्केल है ये आर आल्सो बेस्ड ऑन ऑर्डर, ठीक है, ये भी ऑर्डर की बेस पे ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास इंटरवल स्केल था इसमें आप ऑर्डिनल स्केल में आप ये भी कह सकते हैं जब एथलीट्स भागते हैं, ठीक है, तो पहले नंबर पे जो आता है, फिर दूसरे पे जो आता है, फिर तीसरे पे आता है, ये तो हो गया ऑर्डिनल स्केल। अब सेम यही एथलीट्स भाग रहे हैं और आप उनको टाइम के लिहाज से जब आप तरतीब देते हैं, ठीक है, तो वो फिर इंटरवल स्केल में आ जाता है। और रेशो स्केल में अगर हम लोग आ जाए तो रेशो स्केल में ये है कि
आप लोगों ने परसेंटेज के लिहाज से देखना है कि कौन सी टीम कितने परसेंट जीत रही है। सम टाइम क्रिकेट का मैच आजकल हो रहा होता है तो नीचे स्लाइड पे चल रहा होता है कि इस टीम के जीतने के चांसेस इतने हैं, इस टीम के जीतने के चांसेस इतने हैं। 5-6 ओवर्स के बाद वो चीज फिर अपडेट होती है। तो जब आप चीजों को इस तरह जो है वो कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, तो वो फिर रेशो स्केल के अंदर आती है, ठीक है। तो ये 4 स्केल्स हैं जिनको आप लोगों ने हर सूरत याद रखना है। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। ये जरूरी है। अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको पेपर में जो है काफी क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स के भी बहुत सारे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, वेरिएबल्स हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो होता है उसके अंदर वेरिएबल्स का अमल दखल होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, ये सवाल भी आ जाता है कि वेरिएबल्स किस रिसर्च डिजाइन में आते हैं। तो वेरिएबल जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। आए जी हम देखते हैं कि वेरिएबल्स जो है उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल है क्या चीज। वेरिएबल ऐसी चीज है जो टाइम के लिहाज से चेंज होती रहे, ठीक है, या डिपेंडेंट हो, समझ आ रही है। तो इस चीज को वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल्स एनी कंस्ट्रक्ट दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। या फिर वेरिएबल ऐसी चीज होती है कि उसकी बार बार जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, ठीक है। और एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस अ डिपेंडेंट, यानी मेन दो किस्म के वेरिएबल्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द सेकंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब मैं अगर देखूं इसको, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ नीचे लिखा सोशल क्लास इफेक्ट्स एटीट्यूड्स, ठीक है। हमारे पास क्या है जी, एक नीचे स्टेटमेंट है कि सोशल क्लास अफेक्ट्स एटीट्यूड्स, ठीक है। यानी आपकी जो सोशल क्लास होती है, आप किस क्लास में जी रहे हैं, ठीक है। तो पढ़े लिखे लोगों में जी रहे हैं, इलिटरेट लोगों में जी रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग बिजनेसमैन के साथ जी रहे हैं, ठीक है। आप प्रोफेसर के साथ जी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी, अब ये जो लोग हैं ये हैं सोशल क्लासेस हैं, ठीक है। अब आप इनके साथ जब आप डिफरेंट, जो मैंने अभी आप लोग को बताया, इनके साथ आप अपनी लाइफ का स्पैन करेंगे, ठीक है, या इनके साथ आप लोग चलेंगे, ठीक है, तो आपका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट होता जाएगा। एक स्पोर्ट्समैन है, उसके साथ आप चलेंगे तो आपका एटीट्यूड स्पोर्ट्स वाला हो जाएगा, आपको स्पोर्ट्स वाले लोग अच्छे लगेंगे। और जो बाकी लोग हैं उनको शायद आप उतना सराहेंगे नहीं, ठीक है। तो इसी तरह अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सोशल क्लास। सोशल क्लास इंडिपेंडेंट है, हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि हम किस क्लास में जो है वो अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। तो वेरिएबल्स जो टू मेन वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इन दो का आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अब द थर्ड वन इज मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल किस तरह है कि मे आल्सो भी मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये क्या होगा, सोशल क्लास अफेक्ट्स एटीट्यूड्स, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर इसमें हम लोग देखें ये है। लेकिन मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो आपको जीत की तरफ ले जाएगी। यानी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट क्या है, जीत। जीत तब आपको मिलेगी जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक थर्ड वन मॉडरेटिंग वेरिएबल भी है। मैं उसको फर्ज करें क्राउड है, क्राउड आप देख लें, ठीक है। किसी प्लेयर ने बदयांती से खेल दिया, ठीक है, तो ये कौन सा है, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है, ठीक है। जो आपको इन दोनों चीजों डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को क्या करेगा, जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। अब यहाँ पे सेम वही उन्होंने एग्जांपल दी है कि फ्यूवर मॉडरेटिंग वेरिएबल्स आर इक्वल टू मोर कॉन्फिडेंस इन फाइंडिंग्स, लेस चांस ऑफ स्पूरियस रिलेशनशिप, ठीक है। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द क्राउड अपॉन परफॉर्मेंस। अब देखें, अभी मॉडरेटिंग हमने पढ़ा, मैंने आपको क्राउड कहा, लेकिन अब देखें कि जो परफॉर्मेंस है आपकी, उसमें वेदर का इशू हो सकता है आप ठंडे एरियाज में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो हॉट एरियाज हैं, गर्म एरियाज है, उनमें आप सही परफॉर्म ना करते। हो सकता है जो रेफरी है वो आप लोगों के साथ मिला हुआ ना हो, किसी और के साथ मिला हुआ हो, ठीक है, और आप लोगों के अगेंस्ट काम कर रहा हो, फिर भी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है। एंड द थर्ड वन विच इज लक। लक जो है वो भी आपकी काउंट करती है कि आप लकी कितने हैं, ठीक है। मैं इस पे इतना बिलीव नहीं रखता, लेकिन फिर भी जो लक है इसको आप लोग काउंट करेंगे, ठीक है। एंड द अपोजिशन, और आपकी टीम बड़ी कमजोर है, ठीक है, और अगली टीम बहुत अच्छी है, ठीक है, तो फिर भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट होगी, ठीक है। तो सो वेदर, रेफरी, लक, अपोजिशन, ये क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स है। और आगे है इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। अभी तक हम 3 किस्म के वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं।
डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं जो है वो इंटरवेनिंग उसके हम लोग पढ़ चुके हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। और अब हमारे पास जो क्या है इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है? सोशल क्लास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट है हमारा एटीट्यूड, जो कि हमने पहले एग्जांपल दी। लेकिन इंटरवेनिंग इसको चेंज किया जा सकता है, आपके एटीट्यूड को एक चीज आके चेंज करेगी। वो चेंज फर्ज कर लें, इंटरवेनिंग है एजुकेशन। जब आप एक लिटरेट इलिटरेट लोग थे, ठीक है, उनको आप लोगों ने क्या कर दिया, लिटरेट कर दिया, उनको एजुकेशन दे दिया, ठीक है। तो अब वो क्या हो जाएंगे, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है? तो एजुकेशन ने क्योंकि ये चेंज किया, सोशल क्लास में जो एजुकेशन है उनके एटीट्यूड पे असर रख रही है। सो द एजुकेशन इज इंटरवेनिंग वेरिएबल, ठीक है। तो नो लिंक बिटवीन सोशल क्लास एंड एटीट्यूड, हालांकि इन दोनों का आपस में ताल्लुक नहीं है, लेकिन एजुकेशन आएगी तो वो क्योंकि इंटरवेन आके करेगी, सो एटीट्यूड जो है वो चेंज हो सकते हैं। अच्छा जी, ये तो चार हमारे पास, इसका मतलब है कि जो है वो स्केल्स आए हैं, और चार हमारे पास वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मॉडरेटिंग है और इंटरवेनिंग है, ठीक है। इनको आप लोगों ने याद रखना है अच्छी तरह। और अब हमारे पास है जी, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे होते हैं, तो हम लोगों के पास जब भी हमको काम कर रहे होते हैं, तो लोग हमसे ये, या रिसर्च जो होती है हमारी, उसकी उसको कितनी वो सॉलिड है, वो चेक करने के लिए वो रिलायबिलिटी जो है उसको देखते हैं, ठीक है, कि हाउ रिलायबल यू आर, ठीक है, हाउ कंसिस्टेंट यू आर, ठीक है, और कंसिस्टेंसी आप में कितनी है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जो है दरअसल कंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, और जो कंसिस्टेंसी है वो ही आपकी रिलायबिलिटी को स्ट्रॉन्ग रखती है। यानी जो जितना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा उतना ही वो ज्यादा रिलायबल होगा। फर्ज करें आपने एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया है, ठीक है, और उस आर्टिकल में आप लोगों को उतने ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, ठीक है, या किसी ने आपके उस आर्टिकल को जो है वो उस तरह से जो है वो उसके अंदर जो भी चीजें आपने काम किया है उसको उसने जब छाननी से गुजारा है, उसकी रिलायबिलिटी चेक की है, तो वो शायद इतनी काबिल एतमाद नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन आपने एक दफा अच्छा पब्लिश किया, लोगों ने देखा, उस पे काम को चेक किया, आपने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, फिर आपने किया, फिर किया, सो आप क्या हो गए, रिलायबल हो गए। अब आपकी जो रिसर्च है उसको लोग जो है वो बगैर तहकीक किए जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरह इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी है, ठीक है। इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी क्या है कि हर बंदे का देखने का अंदाज आपकी रिसर्च को अलग होगा, क्योंकि उसका ब्रेन, उसकी थिंकिंग पावर, उसकी नॉलेज, ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो द इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी assesses the extent to which different observers would give similar scores to the same phenomena, ठीक है। फर्ज करें एक बंदा है, उसको हम लोग कहते हैं कि आपने इस चीज की पैमाइश करके लाए, मेजरमेंट करके लाए, ठीक है, और वो जब मेजरमेंट करते हैं तो हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेजरमेंट्स लेके आता है, हालांकि द फिनोमेना इज सेम, हालांकि जो उनको चीज दी गई है वो सेम थी, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी जो है वो भी इसमें काउंट करती है। यानी रिलायबिलिटी क्या होगी, रिलायबिलिटी इज द कंसिस्टेंसी, ठीक है, ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। आप बार बार जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर वो कंसिस्टेंट है, ठीक है, तो वो आप रिलायबल है, ठीक है। एंड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या है, इज द एक्सटेंट टू विच द रिसर्च वुड प्रोवाइड द सेम मेजरमेंट्स इफ रिपीटेड एट अ डिफरेंट टाइम। टेस्ट रिपीटेड रिलायबिलिटी यही है, या टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी ये है कि आपने एक टेस्ट बनाया और वो टेस्ट बहुत सारे लोगों ने किया, उस पे काम किया, ठीक है, और वो वाकई उसका स्कोर सेम आ रहा है, ठीक है, कंसिस्टेंट आ रहा है, ठीक है। सो द टेस्ट विल बी रिलायबल, ठीक है। और इस तरह जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी, यानी टेस्ट को चेक करने की भी रिलायबिलिटी होती है, और वो होती है बार बार रीटेस्ट करके। तो आगे है इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है? ये क्या है जी, रिलायबिलिटी रेफर टू द एक्सटेंट टू विच ईच क्वेश्चन विद इन अ मेजर इज एक्चुअली मेजरिंग द सेम फिनोमेना, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी में आप देखते हैं कि जो फिनोमेना है एक्चुअली उसकी जो मेजरमेंट है, क्या वो उसके लिहाज से आप मेजर कर रहे हैं, या जो मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड स्केल दे दिया गया है उस स्टैंडर्ड स्केल के मुताबिक आप जो है काम कर रहे हैं, या आपके रिजल्ट्स बार बार उस स्टैंडर्ड स्केल के मुताबिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। अगर उस स्टैंडर्ड स्केल के मुताबिक आपके जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इट मीन उसकी जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है वो सेम है। अब रिलायबिलिटी जो है
उसको कुछ थ्रेट्स भी होते हैं, रिलायबिलिटी सम टाइम ऐसे भी होता है कि जिस बंदे ने टेस्ट बनाया वो बंदा ही इस काबिल नहीं था कि वो टेस्ट बना सके, तो उससे हो सकता है एरर आ गया हो, ठीक है, काम में। या फिर इसको इस तरह आप ले सकते हैं कि एक टेस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसको फर्ज करें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, बार बार उसको चेक कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई तरीका सही नहीं यूज कर रहा, ठीक है, तो वो मेरा पर्सनल एरर होगा, हो सकता है वो मैं सही उस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, इस वजह से उसके जो रिलायबिलिटी है वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, कंसिस्टेंसी वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है ये रिसर्चर का एरर हो सकता है, सब्जेक्ट का एरर हो सकता है, ठीक है, और सब्जेक्ट बाइज्ड हो सकता है आप एक मैं बात करने लगा हूँ कि आप एक रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, और रिसर्च जो है वो किसी दूसरे रिलीजन से है, ठीक है, तो हो सकता है आप बाइज्ड होके काम करें, ठीक है। तो इस तरह ये सारी चीजें जो है वो रिलायबिलिटी को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या चीज है? वैलिडिटी जो है इसकी भी टाइप्स हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद करनी है, ये पेपर में आती हैं, ठीक है। इसमें से जो वैलिडिटी है वो दरअसल होती है कि चीज वैलिड कितनी है। वैलिड से मुराद वैल्यूएबल कितनी है, कि जो हम काम उससे लेना चाह रहे हैं क्या वो काम वो कर रही है। अगर तो वो कर रही है सो द थिंग इज वैलिड, वैल्यूएबल, समझ आ रही है। और अगर वो चीज वो वाला काम नहीं परफॉर्म कर पा रही तो इट मीन वो चीज जो है वो, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो चीज हम मैयर करना चाह रहे हैं अगर तो वो चीज मैयर हो रही है तो वो चीज क्या है, वैलिड है। अगर वो चीज वो मैयर नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो चीज वैलिड नहीं है। अभी ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इसकी टाइप्स को आप लोग अगर गौर से देखें, ठीक है, तो इन सबको आपने फिंगरप्रिंट पे रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वैलिडिटी को हम लोग देखते हैं तो इसकी जो है वो चार टाइप्स हैं। फेस वैलिडिटी है, ठीक है, फेस वैलिडिटी क्या है? डज योर मेथड अपीयर अप्रोप्रिएट टू मेजर व्हाट यू वांट टू मेजर। द मेन थिंग इज कि आप वैलिडिटी की भी यही डेफिनेशन है, ठीक है, कि आपका जो टेस्ट है जो आप मेजर करना चाहते हैं क्या वो मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। सो क्या होगा, डज योर मेथड अपीयर अप्रोप्रिएट टू मेजर व्हाट यू वांट टू मेजर, ठीक है। इस चीज को अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो यही डेफिनेशन है वैलिडिटी की, ठीक है। अब फेस वैलिडिटी क्या है? फेस वैलिडिटी ये है कि आप लोग जो है एक टेस्ट को करते हैं और टेस्ट को करने के बाद आप देखते हैं कि बार बार वो जो मेजरमेंट हम लेना चाह रहे हैं, जो टेस्ट क्राइटेरिया में मेजरमेंट्स है उसके हम करीब करीब भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है फेस वैलिडिटी ठीक नहीं है उसकी, ठीक है। तो फेस फेस वैलिडिटी है ये कि अगर तो जो आप मेजर करना चाह रहे हैं और जो टेस्ट में है मेजर कर सकता है वो, अगर वो करेगा तो इट मीन के उसकी फेस वैलिडिटी अच्छी है। कंटेंट वैलिडिटी ये है कि दिस इज सिमिलर टू फेस वैलिडिटी, है ये सब मिलती जुलती हैं आपस में, except that it refers to the initial assessment from an expert point of view, ठीक है। इसमें होता यह है कि आप की जो असेसमेंट है, ठीक है, वो उस बुनियादी तौर पे क्या वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो बुनियादी तौर पे आप असेसमेंट ही ठीक नहीं कर रहे, ठीक है, आपने असेसमेंट करनी है मेल की, आप फीमेल्स की असेसमेंट फर्ज करे कर रहे हैं, ठीक है, सो वो वहां से ही गड़बड़ हो गई, ठीक है, बाकी आप सब कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह जो आपका कंटेंट है उसमें इशू आ गया, सो द कंटेंट वैलिडिटी जो है वो मेजर नहीं हो पाएगी। तो आ गया है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। इसमें ये है कि आप फ्यूचर के जो बिहेवियर्स हैं लोगों के, ठीक है, वो अपनी वैलिडिटी से आप लोग देखते हैं कि क्या ये आगे जाके ये वैलिड होंगे नहीं होंगे, सही होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है। आगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है कि डज योर डाटा कोरिलेट विद अदर मेजर्स, क्या आपका जो डाटा है जो आप जिस मकसद के लिए आप डाटा कलेक्ट आपने किया था, ठीक है, क्या वो वैलिड उस मकसद के लिहाज से वैलिड है। अगर तो उस मकसद के लिहाज से उसके साथ रिलेट कर रहा है डाटा आपका, ठीक है, तो इट मीन कि आपका डाटा क्या है, वो वैलिड है, ठीक है, और ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आता है, ठीक है। तो फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी और जो है वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, ये चार जो है वो वैलिडिटी की टाइप्स हैं। ये आप लोगों को हमेशा आनी चाहिए, पेपर में आ जाती हैं। और असेसिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, अगर आपने किसी क्वालिटेटिव रिसर्च को असेस करना है तो सबसे पहले आप उसकी रिलायबिलिटी देखें। किसी की रिसर्च आप पढ़ रहे हैं, आप रिलायबिलिटी देखेंगे उसकी, अगर उसकी रिलायबिलिटी या डिपेंडेबिलिटी ये ठीक है तो इट मीन के क्वालिटेटिव रिसर्च है। रिगोर होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, अथेंटिसिटी, फेयरनेस, ये सारी चीजें जो है
ये उसके अंदर होनी चाहिए, तो फिर जाके वो रिसर्च जो है वो क्या होगी, क्वालिटेटिव होगी। ये इतना कोई अहम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। समरी वही है जो अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यही देखा है कि थ्योरी जो है वो उसका रोल क्या होता है, वो किस तरह थ्योरी के ऊपर बार बार जो है वो उसको प्रैक्टिकली किया जाता है, समझ आ रही है। और सेकंड जो हमने पढ़ा है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने बनाना है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम लोगों ने, आपको पता है कि 4 स्केल्स हमने यूज करने हैं, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ठीक है, रेशो स्केल। और आगे अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप लोगों ने जो है वो वैलिडिटी को देखना है, रिलायबिलिटी को देखना है, ये 2 चीजों को आप लोगों ने देखना है, ठीक है। यानी कि अब हमें यहाँ तक क्या चीज पता चली कि अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आप 4 स्केल्स हैं आपके पास। नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, रेशो स्केल है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, इंटरवल स्केल है। ये 4 स्केल्स है। और अगर आप लोग कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो फिर क्वांटिटेटिव में आपको हमेशा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है उसको टेस्ट करना पड़ेगा कि वो है ठीक या नहीं है, ठीक। और if you are undertaking quantitative research, then how will you ensure your approach is trustworthy, authentic, reliable, rigorous and credible, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था, ठीक है, जिसमें याद करने वाली चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। आप लोगों ने याद करने हैं वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, और स्केल्स और टाइप्स ऑफ स्केल्स, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने याद करना है जो है वो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने याद करनी है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर अभी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सर जो स्केल है, वो जो नॉमिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल है, ये जो यूज अगर करने हैं तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में करने हैं? क्वालिटेटिव में भी होते हैं, ठीक है, और दोनों में कर सकते हैं? दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्वालिटेटिव में यूज होते हैं। सही सर, ठीक है। अच्छा, इनको मैं आप लोगों को एक टिप दे देता हूँ। याद करने की टिप ये है कि हमेशा आप लोगों ने इनको याद करने का तरीका जो है वो ये है कि फिंगरप्रिंट पे पहले करें इनकी हेडिंग्स को, ठीक है। जब आप जैसे रेशो स्केल्स हैं तो स्केल्स की चारों आपको फिंगरप्रिंट पे होनी चाहिए। फिंगरप्रिंट करने के बाद आपके छोटे छोटे हिंट है अंदर, मैंने शॉर्ट शॉर्ट डाले हुए हैं, ठीक है। उन हिंट को आप लोग याद रखेंगे तो इंशाल्लाह ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। जी, कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। जी, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। इसको मैं शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं आप लोगों के सामने पोर्ट्रे करता हूँ। जी, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 है रिसर्च डिजाइन फॉर स्पोर्ट्स स्टडीज, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि 3 किस्म के रिसर्च डिजाइन होते हैं, ठीक है। उन डिजाइन को लेके ही सिर्फ रिसर्च होती है। ऐसा नहीं होता कि रिसर्च आप करने गए हैं, ठीक है, और आप अपनी मर्जी से रिसर्च करके ले आए। मर्जी रिसर्च में नहीं चलती। रिसर्च जिस तरह हम लोगों ने पहले 8 पॉइंट पढ़े थे कि 8 इसके स्टेप्स हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप हमारी जो रिसर्च है वो चलती है। अगर आप अपनी तरफ से कुछ करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, उसकी रिलायबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोगों को किसी न किसी वे मेथड में जाके जो है वो रिसर्च को करना पड़ेगा। तो सेम यही हमारा अभी चैप्टर है, रिसर्च डिजाइन फॉर स्पोर्ट्स स्टडीज, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन जो है उनको अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 6 किस्म के रिसर्च डिजाइन जो है वो मिलते हैं बुनियादी तौर पर, ठीक है। तो द रिसर्च डिजाइन इज द ओवरऑल ब्लूप्रिंट। रिसर्च डिजाइन होता क्या है, जब आप कोई रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं तो अगले बंदे को पता चल जाता है कि ये कौन से टेस्ट करने लगा है, कौन से टूल यूज करने लगा है, ठीक है। फर्ज करें हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें आपको पता है कि वेरिएबल्स हमने यूज करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह अंदाजा हो जाता है कि जो इसने रिसर्च का जो है वो डिजाइन यूज किया है, ठीक है, तो इस मीन के ये करना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन आप लोगों ने फिंगरप्रिंट ही करने हैं, सेम चीजें मैंने इसी तरह दी हैं।
The research design is the overall blueprint that guides the researcher in the data collection stages. जितने भी data collection के stages आएंगे, research design बताएगा कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए research design बड़ा important है, ठीक है। और कौन कौन सा जो है, नंबर ऑफ डिफरेंट रिसर्च डिजाइन एग्जिस्ट, उनमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, क्रॉस सेक्शनल है, टाइम सीरीज है, लॉन्गिट्यूडनल है, केस स्टडी है और एथनोग्राफी है। ये वाले रिसर्च डिजाइन है, ठीक है। इनको आप लोगों ने जो है वो याद करना है। अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि ये वाले जो रिसर्च डिजाइन है ये किस तरफ हमें लेके जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को देखते हैं। इससे रिलेटेड ही ज्यादातर पीपीएससी के पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग पहले फोकस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है? दी टेस्ट इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट पे जो है वो इफेक्ट आउट होते हैं। मोर फॉर साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्राउड ऑन एंग्जाइटी, ठीक है। एक प्लेयर जो है वो खेल के मैदान में खड़ा है, उसको एंग्जाइटी हो रही है, तो एंग्जाइटी जो उसको हो रही है उसमें क्राउड का कितना ताल्लुक है, ठीक है। अभी हम इस पे थोड़ा बहस करके आ रहे हैं पिछले लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो क्राउड और एंग्जाइटी का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये जो है वो इस तरह हम देखेंगे। तो हम एक पहले प्री टेस्ट करेंगे। प्री टेस्ट में हम एंग्जाइटी को मेजर करेंगे कि फर्ज करें प्री टेस्ट में आपने देखा कि एक प्लेयर है, वो जो ही बड़े खेल के मैदान में जाता है उस पर एंग्जाइटी हो जाती है उसको, ठीक है, उससे परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन पोस्ट टेस्ट में आपने क्या किया कि क्राउड आपने लिया, ठीक है। क्राउड को चेंज कर दें आप लोग या क्राउड को सेम रख लें, क्राउड को बढ़ा दें, जी माजरत। तो अब दोबारा हम लोग जब दोबारा टेस्ट करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे, ठीक, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट के बाद हम लोग देखेंगे, तो हम देखेंगे कि एंग्जाइटी आप प्लेयर को कितनी हो रही है, ठीक है। क्राउड कम कर दें, ज्यादा कर दें, क्राउड जो है वो दाद देने वाला कर दें, क्राउड जो है वो हुल्लड़बाजी करने वाला कर दें आप। यानी आप उसको, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है तो आप डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसको आप जिस तरह मर्जी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या है जी? सर इफेक्ट कौन, एंग्जाइटी। सर इसमें कौन डिपेंडेंट है? अच्छा, अब देखे प्री टेस्ट आपने किया है, ठीक है। एक सर ही आपने क्राउड को, इंडिपेंडेंट है और प्लेयर डिपेंडेंट होगा ना? अब मैं बताता हूँ। क्राउड और एंग्जाइटी अभी हम लोगों ने देखा है ना, ठीक है। सिर्फ क्राउड और एंग्जाइटी को अगर हम लोग देखें, ठीक है। अब प्लेयर के ऊपर क्राउड और एंग्जाइटी का असर देखे वो एक अलग चीज है। सिर्फ क्राउड और एंग्जाइटी को देखेंगे, ठीक है, तो एंग्जाइटी ने तो होना ही होना है, ठीक है। समझ आ रही है? तो जो जी सर। क्राउड है वो हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो हम अपनी मर्जी से ऊपर नीचे उसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन एंग्जाइटी जो है वो डिपेंडेंट है, वो क्राउड की जी वजह सर। से होनी है। समझ आ रही है? तो ठीक है जो सर। जिसकी वजह से हो रहा होता है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो द एंग्जाइटी इज डिपेंडेंट एंड द क्राउड इज इंडिपेंडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब अगर प्लेयर को हम ऐड कर लें, ठीक है, प्लेयर का हम लोग को ऐड करेंगे तो फिर दो वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे। जो प्लेयर है, ठीक है, और जो हमारा क्राउड है वो जो है, अब जो क्राउड है वो इंडिपेंडेंट होगा और जो प्लेयर और एंग्जाइटी है ये दोनों जो हो वो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे। डिपेंडेंट। क्राउड की वजह जी से सर। अब दोनों जो हैं उसके डिपेंडेंट हो गए। क्राउड बहुत ज्यादा हो गया, प्लेयर और एंग्जाइटी दोनों डिस्टर्ब होगी उसी की वजह से। समझ आ रही है? तो ये इस तरह ठीक है चलेगा। सर। आगे। व्हाट अबाउट एनी मॉडरेटिंग वेरिएबल? तो मॉडरेटिंग वेरिएबल ये है कि वही मैंने आप लोग को बताया, हो सकता है कि दरमियान में जो है वो 200-300 बंदा आपको दाद देने वाला बैठा हो, ठीक है। इस तरह वो मॉडरेटिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलें तो हमने जिस तरह ग्रुप ए हमने लेंगे, ग्रुप बी, ग्रुप ए वाले जो है उनको हम क्राउड है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। यानी आपने दो ग्रुप बना लेने हैं, 500 तमाशे